नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर SST का लेकर आए हैं, जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जल संसाधन। तो इस चैप्टर में देखिए हम लोग सबसे पहले जिक्र करेंगे कि वाटर कितना इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, वाटर कितना अमाउंट में पाया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे कि वाटर स्कैरसिटी क्या होते हैं, ठीक है। फिर इसको हम लोग कंजर्व और मैनेजमेंट करने का क्यों ज़रूरत पड़ रहा है हम लोग को। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्यों आया, ठीक है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्यों हम लोग लेके आए, जैसे कि उसमें एक एग्जांपल हम लोग डैम का देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। तो आज हम लोग का पहला लेक्चर है, तो देखते हैं हम लोग कहाँ तक पढ़ पाते हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वाटर के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया, वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस रिसोर्सेज। अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ए वाटरली प्लैनेट बिकॉज नियरली 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। बोला जा रहा है कि वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीसियस रिसोर्सेस है। अर्थ को हम लोग वाटरली प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें लगभग में 70% अर्थ सरफेस जो है वो किसे कवर्ड किया गया, वाटर से। अब इसका जो वाटर का जो 70% है उसको आप समझिएगा, इसमें 97% जो है वो ओशियन एंड सीज में है। ये वाटर हम लोग का कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये बहुत सैलिन वाटर है, खारा पानी होता है। 3% जो वाटर है वही फ्रेश वाटर है, जो हमारे थोड़ा काम के हो सकता है। लेकिन फ्रेश वाटर में भी देखेंगे हम लोग। तो सैलिन वाटर में देखिए बेसिकली क्या क्या हम लोग के पास, सैलिन वाटर जो नमकीन वाटर है, विच सपोर्ट इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी ऑफ मेरीन लाइफ। उसमें मेरीन लाइफ बहुत पॉसिबल है, जैसे ओशियन सी में बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, वहाँ पे मेरीन लाइफ पॉसिबल है, बट इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन और फॉर वाटरिंग क्रॉप्स। इससे ना हम लोग खेती कर सकते हैं, क्रॉप्स लोग को वाटर दे सकते हैं, ना ही ह्यूमन कंजप्शन कर सकते हैं। ये दोनों के लिए वो सही नहीं है। तो ये था हमारा 97%। अब आते हैं हम लोग 3% फ्रेश वाटर में। तो उसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या हमारे पास। देखिए हम लोग के पास क्या है, 0.32%। इसका जो 3% है उसका 0.32% कहाँ पे है, इन लैक्स, रिवर्स, एटमॉस्फेरिक एंड सॉइल मॉइस्चर के फॉर्म में। एटमॉस्फेयर में है, लैक में है, रिवर में है और सॉइल मॉइस्चर के फॉर्म में। 2% जो है वो आइस कैप्स एंड ग्लेशियर के फॉर्म में स्टोर है, और 0.68% है वो ग्राउंड वाटर के रूप में। तो आप सोचिए कितना कम वाटर है हम लोग के यूज के लिए, क्योंकि आइस कैप्स और ग्लेशियर का यूज़ तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो मतलब लगभग में 3% का, मतलब ये जो 3% है, मतलब यदि हम लोग देखें तो सिर्फ 1% वाटर जो है हम लोग के लिए यूज के लिए है। टोटल 70% में सिर्फ 1% उसका, यदि 70% को हम 100 मानते हैं तो उसका सिर्फ 1% हम लोग के लिए यूज के लिए बेसिकली, ठीक है, क्योंकि उसी का यूज कर पाएंगे हम लोग। तो देखिए मेन सोर्स जो है वो फ्रेश वाटर का वो क्या है हम लोग के पास, वो है रेनफॉल, बारिश होता है। तो द रेन वाटर कंटिन्यूसली गेट्स रिसाइकिल। रेन वाटर आप देखिएगा हमेशा रिसाइकिल्स होते रहता है। रिसाइकिल्स होते रहता है मतलब पहले सनलाइट पड़ता है, हमारा सन है, वाटर का रिसोर्सेस है यहाँ पे। तो वाटर का जो रिसोर्सेस है उस पर फॉल करता है। जब ये फॉल करता है तो ये एवेपोरेट होता है, वेपर बन के ऊपर जाता है। फिर यहाँ पे कंडेंस होता है, और कंडेंस होने के बाद क्लाउड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। क्लाउड मतलब बादल बना लेता है। उसके बाद फिर ये प्रिसिपिटेट होता है, मतलब नीचे गिरता है बारिश के फॉर्म में। तो ये साइकिल फिर से चलते रहता है कि जहाँ से रिसोर्सेस हुआ फिर वहाँ पे पहुँच गए हम लोग। अब प्रिसिपिटेशन बहुत सारे फॉर्म में हो सकता है, रेन के फॉर्म में हो सकता है, आइस ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें स्लिट और हेल आता है। तो आप यदि स्लिट और हेल के बारे में ज़्यादा जानना चाहेंगे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे SST वर्ड सीरीज में देख सकते हैं। तो आपको वहाँ स्लिट और हेल मिल जाएगा, और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में भी एक बार मिल जाएगा। वैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल तो मैंने यहाँ पे भी समझा दिया हूँ। तो ये जो वाटर है वो हमेशा रिसाइकिल होते रहते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू, एक एवोपोरेशन, दूसरा कंडेंसेशन और तीसरा प्रिसिपिटेशन। ये प्रोसेस चलते रहता है हमेशा, ये प्रोसेस हमेशा साइकिल के फॉर्म में चलते रहता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोल रहे हैं। तो ये था हमारा वाटर रिसोर्स है। अब देखिए हम यहाँ से क्या क्या चीज़ सीखें कि हम लोग का वाटर बहुत सारा मात्रा में, 3/4 ऑफ वर्ल्ड इज कवर्ड विथ वाटर, 3/4 जो है वाटर से कवर्ड है। वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी है, रिन्यूएबल मतलब फिर से मिल जा रहा है। फिर भी हम लोग को वाटर स्कैरसिटी का इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, तो वही पूछा जा रहा है। देन हाउ इज इट दैट कंट्रीज एंड रीजन्स अराउंड द ग्लोब्स सफ़र फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी। क्यों वाटर स्कैरसिटी से सब लोग चिंतित हैं। वाटर स्कैरसिटी मतलब जल की कमी हम लोग बोल सकते हैं। जल की कमी से क्यों सब कोई टेंशन में है,
ठीक है, ऐसा अनुमान भी लगाया गया है कि ऐसा भविष्यवाणी भी किया गया कि 2025 आते आते 2 बिलियन पीपल को बहुत सारा पानी का कमी हो सकता है। बहुत सारा मतलब पानी से बहुत चिंतित रहना पड़ेगा। 2 बिलियन पीपल आप समझ सकते हैं, 20 करोड़ लोगों को। कितने करोड़? 20 करोड़ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए ये वाटर स्कैरसिटी यहाँ पे तो सिंपल है, आप लोग को मुश्किल थोड़ा सा सोचने में लग रहा हो ये कैसा है कि पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में भी है, रिन्यूएबल भी है, लेकिन फिर भी पानी का कमी हो जा रहा है। पानी की कमी क्यों हो जा रहा है? तो पानी के कमी होने के कुछ कारण को हम लोग देखते हैं कि क्या हमारे पास कारण हैं, पानी के कुछ कमी होने के क्या कारण हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ये आपको कुछ कारण दिखेगा कि लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट दिखेगा वो पॉपुलेशन का ग्रो होना दिखेगा। धीरे धीरे पॉपुलेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ती जनसंख्या हम बोल सकते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हम लोग को ज़्यादा पानी चाहिए। सिर्फ डोमेस्टिक यूज के लिए नहीं, देखिए डोमेस्टिक यूज के लिए तो चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो साथ साथ में पॉपुलेशन को खाना भी तो चाहिए, और उस खाना के लिए हम लोग क्या करते हैं? खाना मतलब प्रोड्यूस करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए भी वहाँ पे चल जाता है पानी हम लोग के पास। अब यहाँ से प्रॉब्लम क्या हो रहा है देखिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाने के लिए हम लोग जो खेती कर रहे हैं वहाँ पे इरीगेटेड एग्रीकल्चर कर रहे हैं, मतलब सिंचाई का यूज कर रहे हैं। तो आपको जान के हैरानी होगी कि इरीगेटेड एग्रीकल्चर जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर है। वाटर को बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है इरीगेटेड एग्रीकल्चर को। तो अब बात आता है कि इसको हम लोग किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो इसमें एक तरीका ये है कि हम लोग एक नया टेक्निक ला सकते हैं जिसमें पानी का कम से कम यूज हो। स्प्रिंकल सिस्टम यूज कर सकते हैं जिसमें पानी की बर्बादी कम से कम हो, और हम लोग क्या कर सकते हैं? क्रॉप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉप को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा इजराइल में एक टेक्निक किया गया है जिसमें वाटर का बहुत कम यूज करते हुए खेती किया जाता है। ठीक है, और कहाँ पानी ज़्यादा यूज होता है, वाटर की कमी कहाँ हो रही है? 2 चीज़ का हमने जिक्र किया। तीसरा चीज़ जो है वो हम लोग के पास है इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफ मेनी एमएनसीज कंपनी। बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं, वो अपना बहुत सारा इंडस्ट्रियल यूनिट्स खोल रही है। तो इंडस्ट्री में बहुत सारा पानी चाहिए हम लोग को। ठीक है, बहुत सारा पानी चाहिए। वो भी पानी ये फ्रेश वाटर ले रहे हैं इंडस्ट्रियल प्लांट्स वाले। अब इंडस्ट्रियल जो यूनिट है, ठीक है, उनको पानी तो चाहिए अपना रॉ मटेरियल के रूप में, और क्या चाहिए? पानी। इनको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से लेते हैं, मतलब वाटर का यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि 22% जो है टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है वो वाटर इलेक्ट्रिसिटी मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से ही प्रोड्यूस किया जाता है। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि वाटर का कितना ज़्यादा यूज हो रहा है हम लोग को। और क्या देख सकते हैं आप? ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस। अभी क्या देख रहे हैं कि आप जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, सब कोई अपने घर में क्या कर ले रहे हैं? ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस लगा ले रहे हैं, जैसे मोटर वगैरह लगा ले रहे हैं। उससे पानी को क्या कर ले रहे हैं? मतलब विड्रॉ कर ले रहे हैं, खींच ले रहे हैं, और उस पानी का यूज बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि पानी तो मिल जा रहा है आसानी से, और वो बहुत ज़्यादा पानी यूज कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे शॉवर, ठीक है, शॉवर का ज़्यादा यूज करके, या फिर जैसे हम लोग नल वगैरह लगा दिए हैं तो नल चालू कर देते हैं और ब्रश वगैरह कर रहे हैं, तो ज़्यादा पानी का बर्बादी हो जाता है। ठीक है, यही आप यदि ब्रश कर रहे हैं लेकिन मग का यूज कीजिएगा तो आपका पानी कुछ बच जाएगा। लेकिन हम लोग कुछ ज़्यादा पानी यूज कर ले रहे हैं, हम लोग को लग रहा है बहुत ज़्यादा पानी, तो इन सब कारण से भी कुछ पानी की कमी हो जा रहा है। और फिर क्या हो रहा है कि पानी जो अच्छा है वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह यदि है तो इंडस्ट्री का जो इफ्लुएंस है, जो केमिकल्स हैं, वो उसमें पड़ जा रहे हैं, तो उसके कारण भी कुछ पानी पॉल्यूटेड हो जा रहे हैं। तो पॉल्यूटेड पानी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, पॉल्यूटेड वाटर तो हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ रहे वाटर स्कैरसिटी के प्रॉब्लम। ठीक है, अब वाटर स्कैरसिटी का प्रॉब्लम को हमने देखा। अब आप देखिए, आपको एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम दिखेंगे, मैं उसे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे वाटर का कमी के बारे में दिखाया गया कि वाटर स्कैरसिटी कितना है। देखिए ये जो लड़का है उसको पानी भरते हुए दिखाया जा रहा है। देखिए कहीं से ये नल लगा हुआ है और यहाँ से ये पानी भर रहा है। ठीक है, इसके चारों ओर पानी है। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी हर जगह है लेकिन पीने का पानी नहीं दिख रहा है हम लोग को। ये डायग्राम कहाँ का है? कलकत्ता का लिया गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए कश्मीर का दिखाया गया, एक अर्थक्वेक एरिया है जहाँ पे पानी का कमी के लिए बहुत दूर से इसको
पानी लाना पड़ रहा है, क्योंकि स्नो हो चुका है, सब जगह से बर्फ़ जम चुका है, तो पानी पीने का नहीं मिल रहा है, तो इनको बहुत दूर से। एक और पानी का कमी देखिए, तो यहाँ पे दिख रहा हो कितना लंबा लाइन लगा हुआ, कितना लंबा कतार लगा हुआ पानी के लिए, सब कलेक्ट करने के लिए खड़ा है इस पानी को। तो ये है वाटर स्कैरसिटी क्या है और वाटर स्कैरसिटी का क्या प्रॉब्लम है। इसलिए हम लोगों को क्या ज़रूरी है कि वाटर को कंजर्व किस तरह से किया जाए, इस बात पे ध्यान दिया जाए, मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, इस बात पे हम लोग को जिक्र किया जाए, उसके बारे में जानकारी दिया जाए। एक और आपको एक बात और बता दें हम लोग यहाँ पे, आपको पता होगा कि नहीं पता होगा तो आप यहाँ देखिए, एक इजराइल कंट्री है जो हम लोग का इजराइल देश है, उसमें पानी बहुत कम होता है। कितना होता है देखिए, 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है। तो दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। देखिए सिर्फ यहाँ 25 सेंटीमीटर होता है और हम लोग के यहाँ 114 सेंटीमीटर होता है, फिर भी पानी का कमी देखने को मिलता है। तो इसका एक कारण तो आप बता सकते हैं कि इजराइल जो है वो छोटा सा देश है, तो वहाँ पे कम पानी में भी काम चल जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है हम लोग का भारत, उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा पानी में काम नहीं चलता। लेकिन ये भी कारण है कि हम लोग उस तरह से हम लोग वाटर को मतलब मैनेज नहीं कर पाते, कंजर्व नहीं कर पाते। इजराइल के पास एक अच्छा टेक्निक है जिसके थ्रू वो क्या कर लेता है, वाटर को कंजर्व करता है और अच्छे से यूज करता है। क्रॉप में भी क्रॉप टेक्निक आपको बताएं, उसका फार्मिंग टेक्निक बहुत एडवांस है, जिसमें वो कम से कम पानी का यूज करता है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन ना होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चल जाता है। देखिए वर्षा का जल है वो बहते हुए आता है, सही टेक्निक नहीं है हम लोग के पास, तो नदी नाला से होते हुए समुद्र में चल जाता है, फिर खराब हो जाता है। जिससे वर्षा के बाद के लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी के होते हैं। यही मूल कारण है देश में जलीय अभाव के, जिसे हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से नियंत्रित किया जा सकता है, सिर्फ इस पर ध्यान देने वाला। क्रॉप की फैसिलिटी को चेंज कर सकते हैं, जैसे राइस और वीट जिसका हम लोग खेती करते हैं, अधिक हम लोग का जो देश में होता है खेती, तो उसमें बेसिकली क्या होता है ना कि वो पानी का ज़्यादा कंजप्शन करते हैं। उसके जगह यदि आप जायड क्रॉप का एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है, मक्का ज्वार बाजरा, तो वो उनके कंपेयर में थोड़ा कम पानी का खपत होता है, ठीक है। और उनमें फाइबर्स वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, उनमें मिनरल्स वगैरह अच्छे खासे मात्रा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो वो हमारा एक विकल्प हो सकता है जिससे हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि पहले जो वाटर का सिस्टम होता था वो किस तरह से होता था एंशिएंट इंडिया में, ठीक है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया, उसके बारे में हम लोग जिक्र करने वाले। तो देखिए वहाँ पे पहले जो होता था वहाँ पे भी बहुत सारा टेक्निक होता था कि जिसके थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कि पहले के लोग भी पानी के लिए कुछ ना कुछ यूज करते थे। जैसा कि यहाँ पे बोला जा रहा है, इन द 1st सेंचुरी BC श्रृंगवेरापुरा नियर इलाहाबाद, इलाहाबाद के नीचे श्रृंगवेरा में हैज सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलिंग द फ्लड वाटर ऑफ रिवर गंगा। गंगा नदी का जो बाढ़ का जल है उसको कंजर्व करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया था, एक सिस्टम बनाया गया था जिसके थ्रू हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। ये एंशिएंट टाइम की बात किया जा रहा है 1st BC में। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यदि आएंगे तो हम लोग को वहाँ से ये पता चलता है कि वो लोग भी बहुत बड़ा लेवल पे डैम्स, लैक इरिगेशन सिस्टम बिल्ड किए हुए थे बहुत अच्छे तरीक़े से। और यदि हम लोग बात करते हैं तो उड़ीसा कलिंगा में, मतलब कलिंगा उड़ीसा में, नागार्जुनाकोंडा आंध्र प्रदेश में, बेन्नूर कर्नाटका में और कोल्हापुर महाराष्ट्र में, वहाँ पे भी कुछ एविडेंस मिलते हैं जहाँ से दिखता है कि इरिगेशन वर्क्स मिलता है कि वहाँ पे। और यदि हम लोग देखें तो 11वीं सेंचुरी में भोपाल लेक, जो उस समय का अपने टाइम का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक्स था जब बनाया गया था, तो उस समय इसका जो सबसे बड़ा कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल मतलब खुद से बनाया गया कृत्रिम झील्स में से एक था, उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। सेम उसी तरह जब 14वीं सेंचुरी में आते हैं तो हम लोग देखते हैं जो टैंक बनाया गया था हौज खास, क्या बनाया गया था, हौज खास। अब हौज खास क्या होता है, एक टेक्निक होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन करते हैं, मतलब एक तालाब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पानी स्टोर रखेंगे और पानी को हम सप्लाई कर सकते हैं। हौज खास दिल्ली was constructed by इल्तुतमिश फॉर सप्लाइंग वाटर टू सिरी फोर्ट एरिया, वहाँ पे सप्लाई करने के लिए यूज किया जाता था, सिरी फोर्ट एरिया में पानी का सप्लाई करने के लिए। तो सेम उसी तरह जैसे हम लोग का देश आज़ाद हुआ, तो देश आज़ाद होने के बाद भारत में भी एक सिस्टम लाया गया, ठीक है, मतलब जिससे हम एक चीज़ से बहुत सारा काम कर सकें। मकसद तो ये था
कि एक चीज़ बनाएं जैसे डैम, और उसका यूज हम लोग ज़्यादा करेंगे, जिसको हम लोग मल्टीपर्पज़ बोलेंगे, प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग तो डैम के बारे में देख लेते हैं। डैम बेसिकली होता क्या है? तो डैम को हम लोग क्या बोलते हैं? बांध भी बोलते हैं। डैम मतलब उसको रोकना, बांध बनाना। तो बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट और रिटार्ड द फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग ए रिजर्वायर, लैक और इम्पाउंडमेंट। मतलब बांध जो है, एक जो बहता हुआ पानी है उसका दिशा को चेंज करते हैं, या फिर रोकने का काम करते हैं, या फिर उसका स्पीड को कम करते हैं। उस तरह का एक बाधा बना दिया गया जिसमें वाटर को हम रिजर्व कर सकें, रख सकें। ठीक है, वाटर का मतलब रिजर्वायर होता है, मतलब बेसिकली पानी को वहाँ पे स्टोर रखना है, ना कि उसका स्ट्रक्चर से। ठीक है, वही बोला था, डैम रेफर टू रिजर्वायर रेदर देन द स्ट्रक्चर। अब कुछ डैम्स अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, मोस्ट डैम्स हैव ए सेक्शंस कॉल्ड ए स्पिलवे और वियर ओवर विच और थ्रू विच इट इज इंटेंडेड दैट वाटर विल फ्लो आइदर इंटरमिटेंटली और कंटिन्यूसली। कुछ जो होते हैं, मतलब जो डैम होते हैं, उन्हें थोड़ा सा ढालू बनाया जाता है, मतलब उनका हाइट जो होता है वो इस तरह से किया जाता है कि इससे पानी या तो ऊपर से पास हो जाए या फिर कभी कभी नीचे से पास हो जाए। ठीक है, वियर ओवर विच और थ्रू विच, या फिर उसके ऊपर से या फिर अंदर से जल, मतलब पानी धीरे धीरे पास हो सके। ठीक है, बेसिकली स्पिलवे मतलब एक ढाल टाइप में बनाया जाता है। डैम्स का स्ट्रक्चर अलग अलग होने के कारण, ठीक है, उनका पर्पज अलग अलग होने के कारण और उनका हाइट अलग होने के कारण डैम्स का अलग अलग टाइप्स होता है। तो वही चीज़ लिखा गया है यहाँ पे, देखिए, डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इंटेंडेंट, पर्पस और हाइट। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड द मटेरियल यूज्ड, जो हम लोग स्ट्रक्चर और जो मटेरियल यूज करते हैं उसके आधार पर डैम्स को कुछ भागों में बांटा गया, जैसे टिम्बर डैम्स, इम्बैंकमेंट डैम्स और मैसोनी डैम्स विथ सेवरल सब टाइप्स। अलग अलग सब टाइप्स, मतलब एक हम लोग बोल सकते हैं जिसमें लकड़ी का बांध बनाया गया और एक पक्का बांध बनाया गया। ठीक है, लकड़ी का बांध और पक्का बांध बनाया गया। जो पक्का था मतलब सीमेंटेड वगैरह यूज करते हुए बनाया गया। टिम्बर मतलब बेसिकली लकड़ी वगैरह का यूज करके हम लोग बनाए बांध। हाइट के आधार पर भी डैम को बांटा गया, तो हाइट के अकॉर्डिंग लार्ज डैम नाम दिया गया, एंड मेजर डैम और अल्टरनेटिवली एज लो डैम। मेजर डैम भी बोला गया, मेजर डैम मतलब मुख्य बांध, या फिर लो डैम्स। ठीक है, मीडियम हाई डैम्स एंड हाई डैम्स, मीडियम हाई डैम्स और हाई डैम्स। ठीक है, इस तरह से डैम को बांटा गया। तो ये था हम लोग के पास जो हम लोग स्टोर करने के लिए यूज करते थे। अब यदि हम लोग देखें तो भारत में और कौन कौन से डैम हैं, तो आप यहाँ पे देखिएगा, एक हीराकुड डैम है। ठीक है, डैम में हम लोग देखते हैं तो हीराकुड डैम है, ये आपको एनसीईआरटी का डायग्राम में मिलेगा। ये महानदी बेसिन पे सिचुएटेड है। ठीक है, उड़ीसा में। तो ये उड़ीसा को बेनिफिशियरी देने का काम करता है। देखिए, इस ढालू वाला हिस्सा का हम लोग बात कर रहे थे। देखिए, पानी इसके अंदर से इस तरह से रुक रुक कर आराम आराम से आते रहता है। अलग अलग गेट होते हैं, बहुत सारे गेट होते हैं। ठीक है, और एक डैम है जिसका नाम है भाखरा नांगल डैम। क्या नाम है इसका? भाखरा नांगल डैम। यहाँ पे दो डैम हैं, यदि आप इसमें देखिएगा तो एक है भाखरा और एक है नांगल। ये भाखरा नांगल डैम, इसको से बोलने से अच्छा है कि भाखरा नांगल अब प्रोजेक्ट बोलिए इसको। क्या बोलिए? भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट बनाया गया था बेसिकली। भाखरा डैम से हम लोग इरिगेशन करते हैं, और नांगल जो डैम है वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, हाइडल पावर को जनरेट करते हैं। तो ये यदि आप देखिएगा तो ये जो डैम है वो मतलब बहुत हाइट पे है। यदि आप देखिएगा तो इसका जो हाइट है वो बहुत ऊपर तक है। ये अपने समय का मतलब अभी भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो ग्रेविटी को फॉलो करते हुए वाटर का जो फॉल होता है वो सबसे गहराई वाला डैम है। ठीक है, भाखरा नांगल डैम। ये सतलज और बीज रिवर का बेसिन पे सिचुएटेड है। हम लोग देखते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में बेसिकली क्या होता है। आप इस डैम को पता है क्या, अब यदि जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से जो डैम था उन्हें क्या बोला था? टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या बताया था इनका नाम डैम को? टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब बोलिएगा कि इन्हें क्यों बोला गया था टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था, हमारे जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका मानना क्या था कि देश को आज़ादी हुआ था, आज़ादी मिला ही था, और देश उस समय
बहुत पीछे हो गया था अंग्रेज़ों के शासन से, क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया, कॉलोनी बनाया और बहुत सारे सामान अपने साथ लेके चले गए। तो इनका कहना था कि यदि डैम हम लोग बनाते हैं तो डैम से हम लोग को बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, तो जिसके कारण हम लोग का एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन और जो विलेज है उसका जो सिस्टम है वो पूरी तरह से सुधरेगा। हम लोग का इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो हम लोग का जो इकोनॉमी है वो पहले के कंपेयर में क्या होगा, सुधर जाएगा। इसलिए ये टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बोले थे। अब हम लोग समझते हैं डैम उसी में आता है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। डैम को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी हम लोग कहते हैं। अब बात आता है कि कोई भी चीज़ को मतलब हम लोग इसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं, तो जैसा कि इसका नाम है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, नाम ही बता रहा है कि मल्टीपर्पज़ है, मतलब इसका बहुत सारा पर्पज़ हो सकता है। हम डैम को जो बना रहे हैं वो उसका बहुत सारा पर्पज़ हो सकता है। तो यदि हम इस पर्पज़ के बारे में बात करें तो देखिए हम लोग के पास क्या क्या पर्पज़ है। बेसिकली यदि हम लोग देखें तो पहला तो डैम को बनाया गया था कि ये सब क्या कर सके, फ्लड को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। फ्लड को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। और सॉइल जो इरोजन हो रहा है उसको चेक करते रहे हमेशा। अब ये किस तरह से हो सकता है, जैसे हम लोग डैम लगाएं तो उसके साइड में हम लोग क्या करेंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे, तो सॉइल इरोजन थोड़ा सा कम होगा। ठीक है। और वाटर किस लिए बनाया गया, यदि आप देखिएगा तो इरिगेशन फैसिलिटी के लिए बनाया गया, प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग पर्पस। वो पानी घर घर तक पहुंचाने के लिए हम लोग इसका यूज किए। और यदि आप देखिएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम लोग किए। पीछे ही हम लोग देखे थे 22% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वाटर के थ्रू, हम लोग देखे थे। रिक्रिएशन कर सकते हैं, मतलब हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, क्या कर सकते हैं, रिक्रिएट। ठीक है, रिक्रिएशन। बेसिकली हम लोग मनोरंजन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रिक्रिएशन। इनलैंड नेविगेशन, उसके अंदर हम लोग क्या स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि नाव वगैरह चलता है तो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। रिक्रिएशन मतलब हम लोग वहाँ जाके घूम सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप कर सकते हैं हम लोग किसी डैम को घूमने के लिए। वहाँ पे नाव वगैरह चलता है, बोट वगैरह, तो इनलैंड नेविगेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। और उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, फिश ब्रीडिंग कर सकते हैं, मछली को भी पाल सकते हैं। तो देखिए इसका कितना प्रोजेक्ट हो गया, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ठीक है। तो अब ये हम लोग आते हैं कुछ मल्टी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला एक हम लोग अभी जो डैम का जिक्र किए थे, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, ये हाइडल पावर और प्रोडक्शन इरिगेशन, इरिगेशन के लिए मेनली डेवलप किया गया था। हाइडल पावर प्रोडक्शन के लिए और इरिगेशन के लिए, ताकि हमको बिजली मिल सके और इरिगेशन हो सके। ये किस बेसिन पे बनाया गया, यदि रिवर की बात करें तो सतलज बीज रिवर बेसिन पे बनाया गया था। इससे कौन कौन स्टेट बेनिफिट्स होते हैं, उनको किसको किसको लाभ होता है, तो यदि हम देखेंगे तो इससे जो बेनिफिशियरी स्टेट्स हैं वो हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और एचपी। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं हीराकुड प्रोजेक्ट, सेम इसी तरह। तो ये जो है वो उड़ीसा बेसिकली इससे बेनिफिट होता है, बेनिफिशियरी है। ये महानदी बेसिन पे बने हुए हैं, मतलब महानदी रिवर। इस प्रोजेक्ट का भी यूज हम लोग क्यों कर रहे थे हीराकुड के लिए, पहला तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जल को बचाने के लिए, विथ फ्लड कंट्रोल, मतलब बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए भी, मतलब बाढ़ को कम करने के लिए भी इसका यूज हम लोग कर रहे थे। इसके साथ साथ यदि और हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, जो दामोदर रिवर पे सिचुएटेड है। ये किसको किसको बेनिफिट देता है, झारखंड और वेस्ट बंगाल को। कोसी यदि हम लोग बात करें कोसी प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये कोसी रिवर पे सिचुएटेड है। ये बिहार और हम लोग का जो नेबर कंट्री है नेपाल, उसको बेनिफिट देता है, उसको लाभ मिलता है। चंबल वैली की यदि हम लोग बात करें तो ये चंबल रिवर पे सिचुएटेड है, और इससे किसको बेनिफिट होता है, एमपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान को। तो ये था हमारा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जिससे बहुत सारे लोगों को क्या हो रहा था, बहुत सारे स्टेट्स को बेनिफिट हो रहा था। अब देखिए हम लोग यदि देखें तो आप देखिए यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में एक डायग्राम मिलेगा जो मैप के लिए यूज होता है, कि आपको पूछा जाएगा कौन सा डैम कहाँ पे है, इंडिया का मेजर रिवर्स और डैम। यदि आप देखें तो झारखंड में आपको डैम मिल जाएंगे, देखिए एक माइथन डैम मिल जाएंगे, एक पंचेत डैम मिल जाएंगे। कौन डैम मिल जाएंगे, माइथन डैम, पंचेत डैम और एक तिलैया डैम, देखिए यहाँ पे आसानी से मिलेंगे आपको झारखंड में। तो अब अभी हमने किस डैम का जिक्र किया, देखिए हीराकुड डैम, जो महानदी रिवर के पास है,
ठीक है। एक और डैम का जिक्र किया भाखड़ा नंगल डैम, जो देखिए जो सतलज रिवर और देखिए बीज रिवर दोनों के आने से यहाँ पे सिचुएटेड है। टेहरी डैम देखिए यहाँ पे हम लोग के पास है, ठीक है। कौन सा डैम? टेहरी डैम। और यदि आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम है जो सरदार सरोवर डैम है, जो नर्मदा नदी के पे सिचुएटेड है, ठीक है। ये रहा हमारा कुछ डैम जो इम्पोर्टेंट है। यदि आप देखना चाहेंगे तो आप यहाँ पे मैप में आसानी से देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए कुछ चीज़ जो जानने लायक बातें हैं जो डैम से रिलेटेड है, वो क्या है। पहला अभी सरदार सरोवर डैम का जो हमने जिक्र किया यहाँ पे, सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर पे सिचुएटेड है। तो देखिए सरदार सरोवर डैम हैज़ बीन बिल्ट ओवर द नर्मदा रिवर इन गुजरात में बनाया गया। यहीं पे अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया। अब यदि जानकारी होगा तो आप एक बार पता कीजिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी किनका इमेज बनाया गया है। यदि हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू को बनाया गया वहाँ पे, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी को दिखाता है। तो सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर में सिचुएटेड है, इसको बिल्ड किया गया था। ये बहुत बड़ा लार्जेस्ट वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स है, जिसमें इंडिया का कौन कौन 4 स्टेट्स कवर करते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। इस प्रोजेक्ट से देखिए कितने लोगों को लाभ मिलता है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट वुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन ड्रॉट प्रोन एंड डेजर्ट एरियाज, जहाँ पे सूखा पड़ जाता है या फिर डेजर्ट एरिया है, उस एरिया के गुजरात में 9,490 विलेज मतलब गांव एंड 173 टाउन्स, और राजस्थान में 124 विलेज को इससे डायरेक्टली बेनिफिट मिलता है, जहाँ पे सूखा पड़ता था या फिर जहाँ पे मतलब डेजर्ट है, पानी वगैरह जल्दी नहीं होता है, बारिश नहीं होता है। तो देखिए हम लोग और यहाँ पे एक चीज़ जानेंगे कि जो कृष्णा गोदावरी जो डिस्प्यूट हुआ था, कृष्णा और गोदावरी नदी को लेकर जो डिस्प्यूट हुआ था, आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारा चीज़ आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा। कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट इज ड्यू टू ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। ये जो कृष्णा गोदावरी का जो डिस्प्यूट हुआ था वो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन के कारण हुआ था। ये इसलिए हुआ था क्योंकि बेसिकली क्या किया गया था कि जो कोयना रिवर है उसका अधिक से पानी उसको महाराष्ट्र सरकार ने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए यूज कर लिया था, ठीक है। उसका पानी का जो वाटर का जो डायरेक्शन था वहाँ पे डैम बना के अपने लिए यूज कर रही थी, ठीक है। कौन सा रिवर? कोयना। तो इसके कारण क्या हो सकता था कि वहाँ पे पानी कम जाएगा, दिस वुड रिड्यूस डाउन स्ट्रीम फ्लो इन देयर स्टेट। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में कम जाएगा, तो जिससे उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री अच्छा से नहीं चल पाएगा आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का। इसलिए इस डिस्प्यूट मतलब ऑब्जेक्शन रेज किया गया था। देखिए आप यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा कोयना डैम बना दिखाया गया था, ठीक है। कोयना पर बनाया गया था जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएशन हो रहा था। ये है कोयना। तो ये था हमारा डैम, ठीक है। इसे क्या क्या था अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली आपने कुछ इसका डिमेरिट्स भी देखा होगा, मतलब डिसएडवांटेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ? डिसएडवांटेजेस की बात कर रहा हूँ कि क्या बेसिकली कंडीशन हुआ। तो यदि आप देखिएगा डिसएडवांटेज में तो आपको ध्यान में होगा कि डैम को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सा आंदोलन? नर्मदा बचाओ आंदोलन। और एक और आंदोलन चलाया गया था, एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट बोल सकते हैं हम लोग। एक और आंदोलन टेहरी डैम मूवमेंट चलाया गया था। तो बेसिकली अब डैम मूवमेंट, ये सब जो मूवमेंट है वो चलाया क्यों जा रहा है, यदि हम इस बात पे जिक्र करें, इस बात को कंसिडर करें कि क्यों चलाया जा रहा है, तो बेसिकली तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये क्यों किया जा रहा था। यदि आप इसमें डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को, जैसे डैम बनता है तो बहुत सारा जो लोग होते हैं उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है अपना लोकल जगह से। उनका जो बिजनेस है, उनका जिससे जीवन यापन हो रहा है, उसे भी छोड़कर जाना पड़ता है और कहीं नई जगह पे जाना पड़ता है, ठीक है। गवर्नमेंट के थ्रू ये रहता है कि वो सबको प्रोवाइड करेगी फैसिलिटी रहने के लिए, लेकिन
उसको मिलने में बहुत सारा लेट हो जाता है, इसलिए ये मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, ये मूवमेंट किया गया था कि उन लोग बार बार कहते हैं कि हम लोग अपना कष्ट को सहकर देश के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, लेकिन हम लोग को बहुत सालों तक हम लोग को ना जीविका का कुछ चीज़ मिलता है, ना रहने खाने के लिए चीज़ मिलता है। ये बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ है कि हम लोग को हटा दिया जाता है, लेकिन सब कुछ सही टाइम पे हम लोग के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो ये एक डिमेरिट है कि बहुत सारे लोगों को अपना रोजी रोटी छोड़कर किसी दूसरे जगह मूव करना पड़ता है। तो ये हो गया डिसएडवांटेज में यदि हम लोग देखें तो। ठीक है, और यदि हम लोग देखेंगे तो बेसिकली आप देखिएगा तो यहाँ पे हम लोग डैम किस लिए बनाए थे, यदि और डिसएडवांटेज में देखें तो हम लोग डैम बनाए थे कि ये फ्लड को कंट्रोल कर सके। लेकिन क्या होता है कि डैम के नीचे जब सेडिमेंट्स बैठते रहता है, तलछट मतलब जो बह के आता है मिट्टी वगैरह जो नदी के साथ आता है, उसके बैठने से क्या होता है कि वो बाढ़ को और बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो ये बोल रहे हैं हैव ट्रिगर्ड फ्लड्स ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वायर। रिजर्वायर में सेडिमेंटेशन होने के कारण बार बार वो बाढ़ की स्थिति को डेवलप कर देते हैं। ठीक है, और यदि आप देखें तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो वहाँ पे जो एनिमल्स रह रहे थे, एक्वेटिक लाइफ जो था वहाँ पे पॉसिबल जो था, उनके खाने की कमी होने लग जाती है, वो खाने की कमी होने लग जाती है। और यदि हम लोग देखिएगा तो बांध बना के हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे नदी बह रही थी और मैंने बीच में एक डैम बना दिया। क्या बना दिया? डैम बना दिया, बांध बना दिया। तो बांध बनाने से क्या हुआ कि दो पार्ट में बट चुका है नदी। अब जो एक्वेटिक लाइफ्स है, ठीक है, जो एक्वेटिक लाइफ्स है, जो अंडा देने का ऋतु होता तो उसमें जो नदी में ट्रांसफ़र होता था एक जगह से दूसरा जगह जाना, वो रुक जाता है। यहाँ पे वो क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे जो लाइफ था, एक्वेटिक लाइफ था, वो खत्म होने लगता है। तो पहले बेसिकली जो बाढ़ बनाने के लिए, रोकने के लिए किया गया था, वो बाढ़ को रोकने में सफल नहीं रह पाई। यदि हम डैम के बारे में बोलेंगे तो वो सक्सेस उतना हासिल नहीं कर पाई जितना कि मतलब माना गया था कि उतना बेनिफिट्स हम लोग को मिलेगा। बेसिकली यदि आप रिकैप कीजिएगा कि यदि भारी बारिश हो जाती है, मतलब ज़्यादा कहीं यदि बारिश हो जाती है, तो क्या होता है कि और फ्लड का सिचुएशन आ जाता है। आपने ये सुना भी होगा कि 2006 में महाराष्ट्र एंड गुजरात में वाटर ऑफ रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स, बहुत बारिश हुआ, तो डैम में जो है, जो डैम का लेवल था उसमें पानी बहुत ज़्यादा भर गया। तो हैवी रेनफॉल होने के कारण उसे खोल दिया गया, उस पानी को छोड़ दिया गया। उस पानी के कारण क्या हुआ, फ्लड का जो सिचुएशन है और कठिन हो गया, और ज़्यादा हो गया। और देखिए अचानक पानी छोड़ने से क्या होता है कि आसपास के जो एरिया रहते हैं उसमें पूरा पानी भर जाता है, वहाँ का जो लाइफ है वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। तो देखिए वही चीज़ लिखा जा रहा है, फ्लड्स हैव नॉट ओनली डिवास्टेड लाइफ एंड प्रॉपर्टी, वो सिर्फ लाइफ और प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बट ऑल्सो कॉज्ड एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन। उनके कारण क्या होता है, सॉइल इरोजन भी हो जाता है। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या हुआ, बेसिकली सेडिमेंटेशन आल्सो मीन्स दैट फ्लड प्लेन्स वेयर डिप्राइव्ड ऑफ सिल्ट, अ नेचुरल फर्टिलाइजर, फर्दर एडिंग ऑन टू द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। सेडिमेंटेशन के कारण क्या हुआ वहाँ पे, बेसिकली सेडिमेंटेशन के कारण जो फ्लड प्लेन्स था, ठीक है, वहाँ पे जो नेचुरल फर्टिलाइजर था जो नदी के साथ बह के आता है। आपको याद होगा कि नदी के आसपास का जो प्लेन रहता है वो बहुत फर्टाइल्स होता है, उसका कैपेसिटी अच्छा होता है, वहाँ पे खेती अच्छा होता है। तो इसके बहने से क्या होता है, फ्लड के आने से और सेडिमेंटेशन होने के कारण वहाँ का जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाता है, और जिसके कारण एक और प्रॉब्लम हो जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड डिग्रेडेशन। लैंड की कमी होने लगती है, एक और प्रॉब्लम क्रिएशन हो गया यहाँ पे हम लोग के पास। तो ये सब कारण है कि हम लोग बाढ़ तो बनाए थे बाढ़ को रोकने के लिए, लेकिन उससे कुछ कुछ हानि भी हमें हो रही है। ठीक है, ये एक जो सेडिमेंटेशन है वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर है, ये ध्यान में रखना है आपको। लेकिन इसके कारण क्या होता है कि वो बाढ़ का जो प्लेन्स है, फ्लड प्लेन्स है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, तो जिसके कारण वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है, भूमि कम होने लगता है, इसकी समस्या बढ़ जाती है। कभी कभी तो मतलब ये भी देखा गया है और ये भी माना जाता है कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के कारण अर्थक्वेक्स आते हैं, भूकंप आते हैं, फिर ज़्यादा वाटर का यूज करने से जल से होने वाले बहुत सारे बीमारी हो जाते हैं, तो जिन्हें हम लोग वाटर बोर्न डिजीज बोल रहे हैं यहाँ पे, एंड पेस्ट एंड पॉल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर।
वाटर के अधिक यूज करने से जो हम लोग का जो पेस्ट है, मतलब जो फसल है उसमें जो कीट होते हैं, पेस्ट, वो ज़्यादा पॉल्यूट कर देते हैं और वाटर भी कुछ पॉल्यूट हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारी को फैला देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पॉल्यूटेड वाटर के कारण बहुत सारी बीमारी हो जाएंगे उसके बाद। तो ये था हमारा ये मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट है उसका डिसएडवांटेज। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या होता है, फिर उसका क्या डिसएडवांटेज था, ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और यदि कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और आप यदि नए हैं हमारे चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, मतलब अगले वीडियो में, इसी चैप्टर का अगला पार्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर। ठीक है, और आपका ये जो PDF है, मतलब ये जो आज हमने पढ़ा, इसका शॉर्ट नोट्स जो था इस चैप्टर का, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।